हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके 10 पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमने कैपिटल गेन निकालना होता है। ठीक है, जो हमने ट्रांसफ़र के टाइम जो वैल्यू ले ली है उसके बीच में हमने क्या माइनस करना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसको हमने डिटेल में अभी हम कर रहे हैं। इसके 10 पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा 11th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड अंडर कंसोलिडेशन प्लान। और ये कौन से असेसमेंट ईयर से ये लागू हुआ है? 2018 टू 19। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट मतलब कि उस यूनिट की क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड के हमने लिए हैं। म्यूचुअल फंड के हमने समझो, आपको पता है म्यूचुअल फंड के हम यूनिट खरीदते हैं मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो कहते हैं कॉस्ट क्या होगी एक्चुअल में। हमने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट इन कंसोलिडेटेड प्लानिंग, जो भी हमने उसको खरीदते समय जो भी पेमेंट की हुई है वो एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कही जाएगी। ठीक है, तो 11 पॉइंट आपका हो गया। 12 पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट्स। यदि कोई ऐसी चीज़ थी, स्टॉक था, जिसको हमने कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? तो इसकी क्या कॉस्ट मानी जाएगी? जिस समय आपने स्टॉक को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट किया था उस समय फेयर मार्केट वैल्यू किया थी, वो वाली वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 49 के अंडर। यदि हमने यहाँ टॉपिक किया है कि स्टॉक को जब कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट किया गया था उस समय मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, उसको हम क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है, तो 13 पॉइंट है एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड। ऐसे एसेट्स जिस पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं ना, आपको पता है कि यदि हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे तो फिर उसका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए डेप्रिसिएशन क्लेम की जाती है अंडर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड मेनली यूज़ किया जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो उसको माइनस करके तो ये वाला टॉपिक ले लिया जाता है। ठीक है, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल कॉस्ट आई होगी डेप्रिसिएशन माइनस करते रहो। जब आप बेचेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो आएगी उसको जो उसके ट्रांसफर से वैल्यू आई उसको माइनस करके तो उसको क्या मतलब कि कॉस्ट उसकी वैसे मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। ठीक है, और उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ गेन ऑन स्लम्प सेल। स्लम्प सेल ये देखना आपने, बहुत ही लंबा टॉपिक है, पर मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। स्लम्प सेल आपने बुक में देख लेना। स्लम्प सेल मीन्स सेल ऑफ रनिंग कंसर्न फॉर ए लम्प सम कंसिडरेशन, फॉर ए रनिंग सेल, रनिंग कंसर्न फॉर लम्प सम कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम्प सेल the written down value has been defined under section 43 subsection 1(6) CIC. Written down value of any block of asset shall be decreased by the amount of actual cost as reduced by the amount depreciation actually allowed। मतलब कि हमने जो रिटर्न डाउन वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 50D में इसके प्रॉफिट एंड लॉस ऑन स्लम्प सेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, 15th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। आपको सभी को पता है बोनस शेयर क्या होता है। जब कंपनी के पास खूब सारे कैपिटल प्रॉफिट इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी उनको कैश देने के बजाय क्या करती है, उसके बदले कंपनी उनको क्या देती है? उस प्रॉफिट को कन्वर्ट किस में कर देती है? शेयर में कर लेती है। तो जो शेयर होल्डर, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको क्या और नए शेयर मिल जाते हैं। इसके लिए शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें? तो इन्होंने कहा है इफ द असेसी हैज रिसीव्ड द बोनस शेयर बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले उसने लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 को 2001 को जो उसकी मार्केट में जो वैल्यू थी उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात यदि आपको बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिली है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू थी वो होगी। ठीक है, ये तो बोनस शेयर पर रिसीव्ड बाय द एसेसी आफ्टर 1 अप्रैल, यदि उसने 2001 के बाद बोनस शेयर मिले हैं तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा? नील। ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। यदि 2001 से पहले लिए हैं 1 अप्रैल तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 को थी, यदि उसके बाद ही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा? नील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या माना जाएगा इन केस ऑफ बोनस शेयर
नील माना जाएगा यदि वो 1 अप्रैल 2001 के बाद के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल। गुडविल के कई बार होता है ना, हमारी गुडविल खुद हमने रेपुटेशन बनाई होती है, तो रेपुटेशन को जब वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। यदि हमने इफ द गुडविल वॉज परचेज फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, यदि हमने गुडविल क्या की है, परचेज की है, तो द कॉस्ट ऑफ प्राइस पेड टू द प्रीवियस ओनर, जो हमने जब हमने परचेज की है तो उसकी जो भी पेमेंट की है, ठीक है, प्रीवियस ओनर को, तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहेंगे। इफ़ अदर केस, यदि हमने पेमेंट नहीं की, अदर केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल क्या होगी, गुडविल की क्या होगी, नील होगी। तो गुडविल की क्या होगी, नील होगी। आप सभी को पता ही है वैसे तो कि गुडविल यदि परचेज करते हैं तभी उसकी हम निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर आप सभी को पता है कि हम जब शेयर होल्डर को क्या देते हैं, पहला राइट देते हैं कि आप कंपनी के शेयर खरीद लो। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आप खुद खरीद लो या अपने फ्रेंड की ऑप्शन दे दो, या फिर आप यदि आप मना कर देते तो हम मार्केट में बेच देंगे। जो राइट शेयर की जो वैल्यू होती है जब उसको दी जाती है तो मार्केट के कंपेयर में उसको कम वैल्यू पर मिलते हैं। ठीक है, तो यदि उसने राइट शेयर ले लिए हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। ठीक है, इफ द एसएससी सप्लाई द राइट शेयर ऑफ ए कंपनी कंसर्न, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस पेड बाय द एसएससी। जो उसने पेड किया है ना उस समय, वो उसको माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इफ द एसएससी हैज परचेज द राइट टू सब्सक्राइब फॉर एनी अदर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यदि उसने ये सब्सक्राइब किसी और शेयर होल्डर से लिया है, पहली बात है कि उसने कंपनी से लिया है, कंपनी से राइट लिया ना, तो उसने जो कंपनी को पेमेंट की है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाएगा। यदि उसने किसी अदर शेयर होल्डर को की है तो कॉस्ट ऑफ पेड टू द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सच शेयर प्लस अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर फॉर विच द एसएससी हैज परचेज द राइट। ठीक है, एक तो उसने जो कंपनी को पेमेंट की है कॉस्ट ऑफ, और प्लस उसने जो दूसरे पर्सन को जिससे उसने ये लिया है, राइट लिया है, उसको पेमेंट की है, उसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर निकालेंगे। ठीक है, और 18 पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब राइट शेयर हम लेते हैं तो मैंने बोल लिया मैंने नहीं लेने राइट शेयर। ठीक है, तो मैंने किसी अपने फ्रेंड का नाम कर दिया। ठीक है, तो मैंने जब उसको अपने फ्रेंड को दिया, क्योंकि ये मार्केट के कंपेयर में उसको कम रेट पर शेयर मिलेंगे, या तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं फ्री में ले लूँ, है ना, मैंने कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूँगी, या मैं उससे क्या लेती हूँ, एट ए प्राइस पर लेती हूँ। ठीक है, तो इफ़ द एसएससी सेल द राइट, है ना, ऐसे राइट एट ए प्राइस, देन इन ऑर्डर टू कंप्यूट कैपिटल गेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सच ए राइट इन टाइटल इज नील। राइट इन टाइटल इज नील माना जाएगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स बिफोर 1 अप्रैल 2001। देखो 1 अप्रैल 2001 का बहुत रोल है इसमें टॉपिक में। यदि आपने कोई भी कैपिटल असेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले ली है तब उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कोई भी असेट्स। ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है, किसके पास, एसएससी के पास ऑप्शन है, वो क्या करे, या तो ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स ले ले, यदि उसने ये वाली चीज़ कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो जिस रेट पर खरीदी है उस रेट को ले ले, उस अमाउंट को ले ले, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, या तो 1 अप्रैल को जो कीमत थी उस चीज़ की, हमारे इंडेक्स से पता चल जाएगा वो वाली वैल्यू, तो उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, कि वो कोई भी वैल्यू ले ले, कॉस्ट किसके लिए ले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए ले। ठीक है, और हमारा इस वीडियो में लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर। यदि हमने नहीं, प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 से पहले ली है एसेट्स, तब कौन सी डेट माने, तो कौन सा अमाउंट माने, तो तब भी 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 अप्रैल 2001 को जो वैल्यू थी, ठीक है, थी वो ले, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो असेसी ने जिस वैल्यू पर ली है, असेसी ने ली है। ठीक है, तो वो दोनों पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉइंट आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटेल में आपने अपनी बुक में भी पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा हल्का सा बताया है, आपने डिटेल में बुक में देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।